नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्सटेंस की जो कि एक एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है और वो इतने अबेंडेंस में अवेलेबल है और उसका जो एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा है कि वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स को यूज किया जा रहा है हाल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उसको रिप्लेस कर सकता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे ये सब्सटेंस चाइना का जो करंट जियोपॉलिटिकल मूव है उसको चेंज कर रहा है एक खास रीजन में। उसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे, चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सभी के घर में आइस प्रोडक्शन होता है अपने फ्रीजर्स में, और उसका हम अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं, जिसमें कॉफी से लेकर कोल्ड कॉफी से लेकर मॉकटेल्स और कॉकटेल्स तक सभी चीजों में आइस का यूज होता है। उसके बाद एक आता है ड्राई आइस, जो कि एक अलग काम के लिए यूज में लिया जाता है। ये दो काफी ही कॉमन है और उसके ऊपर काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, काफी यूजफुल है, काफी एप्लीकेशंस हैं उसकी, जो हाल में अलग अलग जगहों पर उसको यूज में लिया जाता है। लेकिन एक और खास प्रकार का आइस है जो हाल में कहीं पर भी यूज में नहीं लिया जाता। ये पाया जाता है पृथ्वी की गहराइयों में, जो एक परमाफ्रॉस्ट लेयर है। उसको अगर लॉन्ग फॉर्म उसका देखें तो इट इज अ परमानेंटली फ्रोजन लेयर। तो ये उसको शॉर्ट में परमाफ्रॉस्ट लेयर कहते हैं। तो वो ये जो सब्सटेंस है, ये जो खास प्रकार का आइस है, वो परमाफ्रॉस्ट के भी नीचे के लेयर में पाया जाता है। अब ये आइस की खासियत क्या है? तो ये एक फ्लेमेबल आइस है। अगर इसका टेम्परेचर या प्रेशर चेंज किया जाए हल्का सा भी, तो ये तुरंत ही जलने लगता है। जी हाँ, एक ऐसा आइस है जो तुरंत ही हल्का सा प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने पर जलने लगता है। क्या खासियत है इसकी, तो ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रीफ में अगर देखें, उस लेयर में जो बर्फ है उसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं और उन बबल्स में मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होते हैं। अब ये जो बबल है, उसका जो आउटर लेयर है वो बेसिकली H2O का होता है, पानी का होता है, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हैं वो बेसिकली मीथेन के हैं। मीथेन एक पेट्रोलियम जैसा ही एक हाइड्रोकार्बन है जिसका यूज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, और अगर उसको केयरफुली हैंडल किया जाए तो वो काफी ही इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो ये जो पूरा एक कंपाउंड है उसको मीथेन हाइड्रेट कहते हैं, जिसको फ्लेमेबल आइस भी कहा जाता है, जो कि हल्के से प्रेशर या टेम्परेचर के चेंज होने पर जलने लगता है, क्योंकि उसमें से मीथेन गैस रिलीज होती है और वो फ्लेमेबल है। ये जो मीथेन गैस है उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज में लिया जा सकता है, और उसी की वजह से पूरी दुनिया में आज उसके ऊपर कई सालों से, बल्कि दशकों से रिसर्च ऑलरेडी चल रही है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूरोपियन नेशंस हो, या फिर चाइना हो। हाल में चाइना में खुद की कोई भी पेट्रोलियम के कुएं नहीं है, जिसकी वजह से उसको ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जो काफी ही एक्सपेंसिव है। एनर्जी प्रोडक्शन कंपलसरी है, तो उसकी वजह से वो उसको ओमिट भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर इन मीथेन हाइड्रेट्स को वो केयरफुली एक्सट्रैक्ट करके अगर उसका यूज कर सके, उसको ट्रांसफॉर्म कर सके एनर्जी में, और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके बाद में सभी जगहों तक पहुंचा सके, तो उसका एक बहुत ही बड़ा बल्क साउथ चाइना सी में भी अवेलेबल है। हाल में हांगकांग के पास ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी मात्रा में उसकी डिपॉजिट पाई गई है, जिसकी वजह से वहां पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ये शुरुआत हाल ही में हुई है चाइना में, लेकिन जापान में एक दशक पहले से इसके ऊपर वर्क चल रहा है। जहां पर भी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मैप लगाया है, उसमें जो एक खास कलर में मार्क किया गया है, उन सभी जगहों पर, चाहे वो इंडिया के आसपास हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन में हो, चाहे वो
अमेरिकाज के आसपास में हो या फिर साउथ चाइना या जापान के आसपास हो, इन सभी जगहों पर डीप सी में वो एबेंडेंस में अवेलेबल है। तो उसी के चलते जापान ने ऑलरेडी उसके ऊपर वर्क करना एक दशक पहले ही शुरू कर दिया था और 2013 या 15 में उसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए थे और उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। टेस्टिंग्स चल रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो जो लेयर था परमाफ्रॉस्ट का जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, जहां से ये मीथेन हाइड्रेट को, ये फ्लेमेबल आइस को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, वहां पर सैंड सेडिमेंट, एक सैंड का एक लेयर जम गया जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट वहीं पर रुक गया। उसके बाद 2017 में फिर से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो अलग अलग टीमों का चयन किया गया और दोनों अलग अलग तरीके से उसके ऊपर वर्क कर रही थी, जिसमें से पहली जो टीम थी वो पुराने तरीके से कर रही थी, जिसमें रिजल्ट सिमिलर था पिछली बार की तरह ही, 2013 या 15 की तरह ही, जहां पर एक सैंड का लेयर कुछ ही दिनों में तुरंत उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट वहां पर ब्लॉक हो गया। लेकिन दूसरा जो सेट था, दूसरा जो ग्रुप था, जिसमें साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कुछ चेंजेस किए थे उस एक्सपेरिमेंट में, डीप में जाएंगे तो काफी टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए सुपरफिशियल हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हाल में। आप अगर चाहें तो इसके ऊपर कई सारे रिसर्च पेपर वगैरह भी अवेलेबल हैं और अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, उस दूसरे एक्सपेरिमेंट में 24 दिनों तक कोई भी हर्डल नहीं आई और वे लोग सक्सेसफुली इसके ऊपर वर्क कर पाए थे। तो हाल में ये जो डिपॉजिट है मीथेन हाइड्रेट का, फ्लेमेबल आइस का, सी बेड के नीचे डीप सी में, उसको एक्सट्रैक्ट करने की सबसे एफिशिएंट अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है और जो इक्विपमेंट्स हैं वो हाल में जापान के पास है। लेकिन चाइना इस रेस में उतर चुका है। उसने एक खास जहाज बनाया है जिसमें टेस्टिंग लेबोरेटरीज और अन्य कई इक्विपमेंट्स वगैरह उस जहाज के ऊपर ही अवेलेबल है और उसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 11 से लेकर 13,000 फीट नीचे तक जाने की है, जो कि मारियाना ट्रेंच, जो कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन माना जाता है पूरी दुनिया में, उससे भी थोड़ी बहुत इधर उधर है। लेकिन अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं मिला है कि क्या चाइना जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है इस मीथेन हाइड्रेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो एफिशिएंट है या नहीं। अगर नहीं है तो वो उस मीथेन हाइड्रेट का एक बहुत ही बड़ा जो डिपॉजिट है उसको डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से मीथेन गैस जो है वो खुद एक ग्रीन हाउस गैस है। तो वो पूरे ओशन में वो ग्रीन हाउस गैस एक्सपोज होगी और वो बाद में एनवायरमेंट में भी एक्सपोज होगी, जिसकी वजह से काफी ही कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इसी के चलते पूरी दुनिया में कई सारी कंट्रीज चिंतित हैं। यूएस खुद अभी तक ये मान रहा है कि वे इन मीथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट्स को टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है अल्टीमेटली। तो जिस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे जो डिपॉजिट्स हैं उसकी वजह से ऑलरेडी एनवायरमेंट को एक लेवल पर इफेक्ट हो रही है, तो इसकी वजह से भी, और उसके साथ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी जो हार्म करने की कैपेसिटी है वो और भी बढ़ सकती है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट भले ही उसके ऊपर रिसर्च कर रही हो थियोरेटिकली, ज्यादातर हाइपोथेटिकली, लेकिन फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर डीप सी में जाके अभी तक नहीं हो रहे, जबकि जापान ऑलरेडी उसके ऊपर, जैसे हमने बताया, एक दशक से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और साथ में उसने टूल्स और इक्विपमेंट्स और ऐसी लैब्स भी सक्सेसफुली डिजाइन और डेवलप की हैं, जिसकी वजह से वो उन मीथेन हाइड्रेट्स के डिपॉजिट्स को भले ही छोटी मात्रा में लेकिन सक्सेसफुली और केयरफुली एक्सट्रैक्ट हाल में कर पा रहा है। उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उसको बाद में किस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाएगा और कैसे पहुंचाया जाएगा, ये अभी भी प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि हाल में सिर्फ उसके एक्सट्रैक्शन के ऊपर, सेफ एक्सट्रैक्शन के ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो इसी के चलते चाइना साउथ चाइना सी में अपना जो डोमिनेंस है उसको कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंतर्गत
शी जिनपिंग ने हाल में वियतनाम विजिट भी की थी और साथ में फिलीपाइंस के भी साथ कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स साउथ चाइना सी में हो चुके हैं और वे उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और संभव है कि यूएस जो सितंबर में इस साउथ चाइना सी रीजन में एक्टिव हुआ था उसकी भी वजह यही मीथेन हाइड्रेट्स के जो डिपॉजिट है और चाइना की जो एक्टिविटी है उनको लेके उसके ऊपर उसके संदर्भ में हो। तो ये सिर्फ एक अपना उस रीजन में साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड डेवलप करने की बात नहीं है, लेकिन अगर ये डिपॉजिट्स चाइना सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर पाता है तो वो खुद के एनर्जी सोर्सेस निकाल पाएगा समुद्र से, उसको किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, इंपोर्ट के लिए एक्सपेंस उसके कम हो जाएंगे और जिसके चलते उसकी इकोनॉमी को काफी सारा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन जो माना जा रहा है, जिस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही है उसके ऊपर से ये बताया जा रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट्स को और ये जो टेस्टिंग्स हैं उनको एफिशिएंट होने में और ये एक्सट्रैक्शन और उसके बाद एनर्जी कन्वर्जन तक पहुंचने में तकरीबन 1 से 3 दशक तक समय लग सकता है। भारत के आसपास भी ऐसे कई सारे लेयर्स हैं परमोफ्रॉस्ट लेयर के अंदर जहां पर मीथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट्स होने की यानी कि फ्लेमेबल आइस के डिपॉजिट्स होने की संभावनाएं दिखाई गई हैं, जैसे कि आप फिर से एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन भारत अभी उस विषय में उस संदर्भ में ज्यादा एक्टिव नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि अभी भी काफी सारा थियोरेटिकल हाइपोथेटिकल वर्क और रिसर्च करना बाकी है और साथ में एफिशिएंट टूल्स और इक्विपमेंट्स डेवलप करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इट इज नॉट एन इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स। तो उसको बहुत ही केयरफुली उसको निकालना पड़ेगा और बाद में यूज में लेना पड़ेगा ताकि वो इकोसिस्टम को, सी की इकोसिस्टम को और साथ में हमारे ओवरऑल वर्ल्ड के एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। चाइना इस चीज को लेके काफी एडमेंट है, जैसे कि हमने बताया कि एक पूरा शिप उसने स्पेशली इसी काम के लिए, डीप सी माइनिंग के लिए उसने डिजाइन और डेवलप किया है, खास ये मीथेन हाइड्रेट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से मीथेन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आगे आगे जो डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन ये बात स्पष्ट हो कि साउथ चाइना सी में जो चाइना एक अपना साइनोसेंट्रिक रीजन डेवलप करने की बात कर रहा है वो हकीकत में वहां पर उस पर्टिकुलर रीजन में इन मीथेन हाइड्रेट्स का डिपॉजिट मिला है, जिसकी वजह से वो वहां पर इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है जिससे वो उस तरह के जो रीजन्स हैं उसमें अपना डोमिनेशन स्थापित कर सके और वो जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के हों ऐसा वो क्लेम कर सके। गेम काफी लंबी है और दुनिया के कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कई सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो ये किस तरफ जाता है ये एक सोचने वाली बात होगी, लेकिन एक और कैच है इसी के अंदर और ये जो कैच है तो हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। एक पूरे दुनिया में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये जो ज्यादातर डिपॉजिट्स हैं वो उन्हीं फॉल्ट लाइंस के ऊपर अवेलेबल है। तो कुछ रिसर्चर्स के द्वारा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इन डिपॉजिट्स को ज्यादा छेड़ा गया वो मेजर सेस्मिक एक्टिविटीज अनेबल कर दे, जिसकी वजह से फिर से अर्थक्वेक्स और सुनामीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। जापान खुद एक फॉल्ट लाइन के पास है जो काफी ही एक्टिव है, जिसकी वजह से वहां पर फ्रीक्वेंटली उसके पास के समंदर में या फिर जापान में समय दर समय अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक लैक ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेस्टिंग, और दूसरा ये टेक्टोनिक प्लेट्स को डिस्टर्ब करने की जो बात है जिसमें ये बेसिकली एक पूरे लेयर को खोद कर उसके बाद नीचे जाकर वहां से इन एब्स्ट्रैक्ट्स को निकालना है, तो उसके चलते ये काफी ही रिस्की अफेयर हो सकता है और पूरी दुनिया में कई सारे रिसर्चर्स और कई सारी इंस्टीट्यूट्स ऐसी हैं जो ये करने की सलाह नहीं देते। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और जो इसके चलते चाइना साउथ चाइना सी में भी जो गेम खेल रहा है, चाहे वो वियतनाम के साथ हो, चाहे वो फिलीपाइंस के साथ हो, चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ हो, जो
साउथ चाइना सी से जुड़ा हुआ है वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा। और अगर आपको इस फ्लेमेबल आइस के बारे में जानना है तो कई सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं और न्यूज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप गूगल पर या गूगल स्कॉलर पर जाकर इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स द्वारा जो लिखे गए हैं और रिसर्चर्स द्वारा जो शेयर किए गए हैं, पब्लिश किए गए हैं। वहां से आपको इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी और जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं वो भी जानने को मिल सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।